आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफ़िल में आपका स्वागत है, जिसमें मैं इन दिनों आपको मंटो की तहरीरें सुना रहा हूँ। आज मंटो का अफसाना 5 दिन। यह उन्वान है 5 दिन। सुनिए। जम्मू तवी के रास्ते कश्मीर जाइए तो कद के आगे एक छोटा सा पहाड़ी गांव बटवत आता है। बड़ी पुरफिजा जगह है। यहाँ दिख के मरीजों के लिए एक छोटा सा सैनिटोरियम है। यूँ तो आज से 8-9 बरस पहले बटवत में पूरे 3 महीने मैं गुजार चुका हूँ और इस सेहत अफ़ज़ा मकाम से मेरी जवानी का एक नापुख्ता रुमान भी वापसता है, मगर उस कहानी से मेरी किसी भी कमज़ोरी का ताल्लुक़ नहीं। 6-7 महीने हुए मुझे बटवत में अपने एक दोस्त की बीवी को देखने के लिए जाना पड़ा, जो सैनिटोरियम में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। मेरे वहाँ पहुँचते ही एक मरीज़ चल बसा और बेचारी पद्मा की सांस जो पहले ही उखड़ी हुई थी और भी गैर यकीनी हो गई। मैं नहीं कह सकता क्या वजह क्या थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि महज इत्तेफाक था कि 4 रोज़ के अंदर अंदर उस छोटे से सैनिटोरियम में 3 मरीज़ ऊपर तले मर गए। जूँ ही कोई बिस्तर खाली होता या तीमारदारी करते करते थके हुए इंसानों की थकी हुई चीख पुकार सुनाई देती, सारे सैनिटोरियम पर एक अजीब सी किस्म की खाकस्तरी उदासी छा जाती। और वो मरीज़ जो उम्मीद के पतले धागे से चिमटे होते थे, यास की अताह गहराइयों में डूब जाते। मेरे दोस्त की बीवी पद्मा तो बिल्कुल दम बखुद हो जाती। उसके पतले होंठों पर मौत की जर्दियाँ कांपने लगती और उसकी गहरी आंखों में एक नहायत ही रहमअंगेज़ इस्तफसार पैदा हो जाता। सबसे आगे एक खौफजदा क्यों और उसके पीछे बहुत से डरपोक नहीं। तीसरे मरीज की मौत के बाद मैं बाहर बरामदे में बैठकर ज़िंदगी और मौत के मुताल्लिक सोचने लगा। सेनेटोरियम एक मर्तबान सा लगता है जिसमें ये मरीज़ प्यास की तरह सिरके में डाले हुए हैं। एक कांटा आता है और जो प्याज अच्छी तरह गल गई है उसे ढूंढता है और निकाल कर ले जाता है। ये कितनी मज़ाहिका खेज़ तशबीह थी, लेकिन जाने क्यों बार बार यही मेरे जहन में आई। मैं इससे ज़्यादा और कुछ सोच ना सका कि मौत एक बहुत ही भौंडी चीज़ है। यानी आप अच्छे भले जी रहे हैं, एक मर्ज कहीं से आन चिमटता है और मर जाते हैं। अफसानवी नुक्ते नज़र से भी ज़िंदगी की कहानी का ये अंजाम कुछ चुस्त मालूम नहीं होता। बरामदे से उठकर अंदर दाखिल हुआ। 10-15 कदम उठाए होंगे कि पीछे से आवाज़ आई, दफना आए आप नंबर 22 को। मैंने मुड़कर देखा। सफ़ेद पर 2 काली काली आंखें मुस्कुरा रही थीं। ये आंखें, जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, एक बंगाली औरत की थीं जो दूसरे मरीजों से बिल्कुल अलग तरीके पर अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। उसने जब ये कहा, दफना आया आप नंबर 22 को, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम इंसान को नहीं बल्कि एक अदद दफना कर आ रहे हैं। और सच पूछिए तो उस मरीज़ को कब्र के सुपुर्द करते हुए मेरे दिलो दिमाग के किसी कोने में भी यह एहसास पैदा नहीं हुआ कि वो एक इंसान था और उसकी मौत से दुनिया में एक खला पैदा हो गया है। मैं जब मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए उस बंगाली औरत के पास बैठा, जिसकी स्याह फाम आँखें ऐसी हौलनाक बीमारी के बावजूद तरोताज़ा और चमकीली थीं, तो उसने ठीक उसी तरह मुस्कुराकर कहा, मेरा नंबर 4 है।
फिर उसने अपनी सफ़ेद चादरों की चंद सिलवटें अपने इस्तख्वानी हाथों से दुरुस्त की और बड़े बेतकल्लुफ़ अंदाज में कहा, आप मुर्दों को जलाने दफनाने में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। मैंने यूं ही सा जवाब दिया, नहीं तो। इसके बाद ये मुख्तसर गुफ्तगू ख़त्म हो गई और मैं अपने दोस्त के पास चला गया। दूसरे रोज़ मैं हस्ब मामूल सैर को निकला। हल्की हल्की फुहार गिर रही थी, जिससे फ़िज़ा बहुत ही प्यारी और मासूम हो गई थी, यानी जैसे उसको इन मरीज़ों से कोई सरोकार ही नहीं जो उसमें जरासीम भरे सांस ले रहे हैं। चीड़ के लांबे लांबे दरख्त, नीली 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 धुंध में लिपटी हुई पहाड़ियाँ, सड़क पर लुढ़कते हुए पत्थर, पस्त कद मगर सेहतमंद भैंस, हर तरफ खूबसूरती थी। एक पुरएतमाद खूबसूरती जिसे किसी चोर का खटका नहीं था। मैं सैर से लौटकर सैनिटोरियम में दाखिल हुआ तो मरीजों के उतरे हुए चेहरों ही से मुझे मालूम हो गया कि एक और अदद चल बसा है। 11 नंबर यानी पद्मा। उसकी धसी हुई आंखों में जो खुली रह गई थी, मैंने बहुत से खौफजदा क्यों और उनके पीछे बेशुमार डरपोक नहीं मुंजमद पाए। बेचारी। पानी बरस रहा था, इसलिए खुश्क ईंधन जमा करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहरहाल उस गरीब की लाश को आग के सुपुर्द कर दिया गया। मेरा दोस्त वहीं चिता के पास बैठा रहा और मैं उसका सामान ठीक करने के लिए सैनिटोरियम आ गया। अंदर दाखिल होते हुए मुझे फिर उस बंगाली औरत की आवाज़ आई, बहुत देर लग गई आपको? जी हाँ, बारिश की वजह से खुश्क ईंधन नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई। और जगहों पर तो ईंधन की दुकानें होती हैं, पर मैंने सुना है यहाँ इधर उधर से खुद ही लकड़ियाँ काटनी और चुननी पड़ती हैं। जी हाँ, ज़रा बैठ जाइए। मैं उसके पास स्टूल पर बैठ गया तो उसने एक अजीब सा सवाल किया, तलाश करते करते जब आपको खुश्क लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता होगा तो आप बहुत खुश होते होंगे। उसने मेरे जवाब का इंतज़ार न किया और अपनी चमकीली आंखों से मुझे बगौर देखते हुए कहा, मौत के मुताल्लिक़ आपका क्या ख्याल है? मैंने कई बार सोचा है लेकिन समझ नहीं सका। वो दानाओं की तरह मुस्कुराई और बच्चों के से अंदाज में कहने लगी, मैं कुछ कुछ समझ सकी, इसलिए कि बहुत मौतें देख चुकी हूँ, इतनी कि आप शायद 1000 बरस ज़िंदा रहकर भी ना देख पाए। मैं बंगाल की रहने वाली हूँ, जहाँ का कहत आजकल बहुत मशहूर है। आपको तो पता ही होगा, लाखों आदमी वहाँ मर चुके हैं, बहुत सी कहानियाँ छप चुकी हैं, सैकड़ों मजमून लिखे जा चुके हैं। फिर भी सुना है कि इंसान की उस विपता का अच्छी तरह नक्शा नहीं खींचा जा सका। मौत की इसी मंडी में मौत के मुताल्लिक़ मैंने सोचा। मैंने पूछा, क्या? उसने उसी अंदाज से जवाब दिया, मैंने सोचा कि एक आदमी का मरना मौत है, 1 लाख आदमियों का मरना तमाशा। सच कहती हूँ, मौत का वो खौफ जो मेरे दिल पर कभी हुआ करता था बिल्कुल दूर हो गया। हर बाज़ार में 10-20 अर्थियाँ और जनाजे नज़र आए तो क्या मौत का असली मतलब फौत नहीं हो जाएगा? मैं सिर्फ इतना समझ सकी हूँ कि ऐसी बेतहाशा मौतों पर रोना बेकार है, बेवकूफ़ी है। अव्वल तो इतने आदमियों का मरना ही सबसे बड़ी हमाकत है। मैंने फ़ौरन ही पूछा, किसकी? किसी की भी हो, हमाकत हमाकत है। एक भरे शहर पर आप ऊपर से बम गिरा दीजिए, लोग मर जाएंगे। कुओं में जहर डाल दीजिए, जो भी उनका पानी पिएगा मर जाएगा। ये काल, कहर, जंग और बीमारियां सब वाहियात हैं। इनसे मर जाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऊपर से छत आ गिरे। लेकिन दिल की एक जायज़ ख्वाहिश की मौत ऊपर से छत आ गिरे, लेकिन दिल की एक जायज़ ख्वाहिश की मौत
लेकिन दिल की एक जायज़ ख्वाहिश की मौत बहुत बड़ी मौत है। इंसान को मारना कुछ नहीं, लेकिन उसकी फितरत को हलाक करना बहुत बड़ा जुल्म है। ये कहकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर करवट बदल कर कहने लगी, मेरे ख्यालात पहले ऐसे नहीं थे। सच पूछिए तो मुझे सोचने का वक्त ही नहीं था, लेकिन इस कहत ने मुझे एक बिल्कुल नई दुनिया में फेंक दिया। रुक रुक कर एकदम वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं अपनी कॉपी में याददाश्त के तौर पर उसकी बातें नोट कर रहा था। ये आप क्या लिख रहे हैं? मैंने साफ गोई से काम लिया और कहा, मैं अफसाना निगार हूँ, जो बातें दिलचस्प मालूम हो नोट कर लिया करता हूँ। ओह, तो फिर मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी। 3 घंटे तक नहीफ आवाज़ में वो मुझे अपनी कहानी सुनाती रही। मैं अब अपने अल्फाज में उसे बयान करता हूँ। गैर ज़रूरी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। बंगाल में जब कहत फैला और लोग इधर उधर बढ़ने लगे, तो सकीना को उसके चचा ने एक ओबाश आदमी के पास 500 रुपये में बेच दिया, जो उसे लाहौर ले आया और एक होटल में ठहरा कर उससे रुपया कमाने की कोशिश करने लगा। पहला आदमी जो उसके पास इस गर्ज से लाया गया एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। कहत से पहले जब रोटी की फिक्र नहीं थी, वो ऐसे ही नौजवान के ख्वाब देखा करती थी जो उसका शौहर बने। मगर यहाँ उसका सौदा किया जा रहा था। एक ऐसे फेल के लिए उसे मजबूर किया जा रहा था जिसके तसव्वुर ही से वो कांप उठती थी। जब वो कलकत्ता से लाहौर लाई गई तो उसे मालूम था कि उसके साथ क्या सुलूक होने वाला है। वो बाशऊर लड़की थी, अच्छी तरह जानती थी कि चंदी रोज़ में उसे एक सिक्का बनाकर जगह जगह भुनाया जाएगा। उसको ये सब कुछ मालूम था, लेकिन उस कैदी की तरह जो रहम की उम्मीद न होने पर भी आस लगाए रहता है, वो किसी नामुमकिन हादसे के इंतज़ार में थी। ये हादसा तो ना हुआ, लेकिन खुद उसमें इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वो रात को कुछ अपनी होशियारी से और कुछ उस नौजवान की खामकारी की बदौलत होटल से भागने में कामयाब हो गई। अब लाहौर की सड़कें थीं और उनके नए ख़तरे। कदम कदम पर ऐसा लगता कि लोगों की नज़रें उसे खा जाएंगी। लोग उसे कम देखते थे, लेकिन उसकी जवानी को चुभने वाली इन चीज़ों, उसकी जवानी को जो छुपने वाली चीज़ नहीं थी, कुछ इतना ज़्यादा घूरते थे जैसे बरमे से उसके अंदर सुराख कर रहे हैं। सोने चांदी का कोई जेवर या मोती होता तो वो शायद लोगों की नज़रों से बचा लेती, मगर वो एक ऐसी चीज़ की हिफाजत कर रही थी जिस पर कोई भी आसानी के साथ हाथ मार सकता था। 3 दिन और 3 रातें वो कभी इधर कभी उधर घूमती भटकती रही। भूख के मारे उसका बुरा हाल था, मगर उसने किसी के आगे हाथ ना फैलाया, क्योंकि उसे डर था कि उसका यह फैला हुआ हाथ उसकी अस्मत समेत किसी अंधेरी कोठरी में खिंच जाएगा। दुकानों में सजी हुई मिठाइयाँ देखती, भटियार खानों में लोग बड़े बड़े निवाले उठाते थे, वो देखती। उसके हर तरफ खाने पीने की चीज़ों का बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे दुनिया में उसके मकसूम का कोई दाना ही नहीं रहा था। ऐसे ज़िंदगी में पहली बार खाने की अहमियत मालूम हुई। उसको खाना मिलता था, अब वो खाने से मिलना चाहती थी। 4 रोज़ के फाकों ने उसे अपनी ही नज़रों में एक बहुत बड़ा शहीद तो बना दिया, लेकिन उसके जिस्म की सारी बुनियादें हिल गईं। वो जो रूहानी तस्कीन होती है, एक वक्त आ गया कि वो भी सुकड़ने लगी। चौथे रोज़ शाम को वो एक गली में से गुजर रही थी। जाने क्या जी में आई कि एक मकान के अंदर घुस गई। अंदर चलकर ख्याल आया कि नहीं, कोई पकड़ लेगा और तमाम किए कराए के पर पानी फिर जाएगा। अब उसमें इतनी ताकत भी तो नहीं, लेकिन सोचते सोचते वो सहन के पास पहुंच चुकी थी।
मलगुची अंधेरे में उसने घड़ोंचियों पर 2 साफ घड़े देखे और उनके साथ ही फलों से भरे हुए 2 थाल, सेब, नाशपातियाँ, अनार। उसने सोचा अनार बकवास है, सेब और नाशपातियाँ ठीक हैं। घड़े के ऊपर घड़े के ऊपर चपनी के बजाय एक प्याला पड़ा था। उसने तश्तरी उठाकर देखा तो मलाई से पुर था। उसने उठा लिया और पेशतर इसके कि वो कुछ सोच सके, जल्दी जल्दी उसने निवाले उठाने शुरू किए। सारी मलाई उसके पेट में थी। कितना राहत बख्श लम्हा था। भूल गई कि किसी गैर के मकान में है। वहीं बैठकर उसने सेब और नाशपातियाँ खाना शुरू कर दी। घड़ौजी के नीचे और कुछ और भी था। यखनी ठंडी थी, लेकिन उसने सारी पतीली ख़त्म कर दी। एकदम जाने क्या हुआ, पेट की गहराइयों से गुब्बारा सा उठा और उसका सर चकराने लगा। वो उठ खड़ी हुई। कहीं से खांसी की आवाज़ आई। भागने की कोशिश की, मगर चकरा कर गिरी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो एक साफ सुथरे बिस्तर में लेटी थी। सबसे पहले उसे ख्याल आया, कहीं मैं लूटी तो नहीं गई। लेकिन फौरन ही उसे इत्मीनान हो गया कि वो सही सलामत है। कुछ और सोचने ही लगी थी कि पतली पतली खांसी की आवाज़ आई। एक हड्डियों का ढांचा कमरे में दाखिल हुआ। सकीना ने अपने गांव में बहुत से कहत के मारे इंसान देखे थे, मगर यह इंसान उनसे बहुत मुख्तलिफ था। बेचारगी उसकी आंखों में भी थी, मगर उसमें वो अनाज की तरसी हुई ख्वाहिश नहीं थी। उसने पेट के भूखे देखे थे, जिनकी निगाहों में एक नंगी और भौंडी ललचाहट थी। लेकिन उस मर्द की निगाहों में उसे एक चिलमन सी नजर आई, एक धुंधला पर्दा जिसके पीछे से वो डर डर कर उसकी तरफ देख रहा था। खौफजदा सकीना को होना चाहिए था, लेकिन सहमा हुआ वो था। उसने रुक रुक कर कुछ झेपते, कुछ अजीब किस्म का हिजाब महसूस करते हुए उससे कहा, जब तुम खा रही थी तो मैं तुमसे दूर खड़ा था। उफ, मैंने किन मुश्किलों से अपनी खांसी रोकी हुई थी ताकि तुम आराम से खा सको और मैं ये खूबसूरत मंजर ज़्यादा देर तक देख सकूं। भूख बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन एक मैं हूँ कि उसने नेमत से कि मैं हूँ कि इस नेमत से महरूम हूँ। नहीं, महरूम नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने वो खुद उसको हलाक किया है। सकीना कुछ भी ना समझ सकी। वो एक पहेली थी जो बूझते बूझते एक और पहेली बन जाती थी, लेकिन इसके बावजूद सकीना को उसकी बातें अच्छी लगीं, जिनमें इंसानियत की गर्मी थी। चुनांचे उसने अपनी सारी आप बीती उसको सुना दी। वो खामोश सुनता रहा, जैसे उस पर असर ही नहीं हुआ। लेकिन जब सकीना उसका शुक्रिया अदा करने लगी तो उसकी आंखें जो आंसुओं से बेनियाज मालूम होती थीं, एकदम नमनाक हो गईं और उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, यहीं रह जाओ सकीना, मैं दिल का बीमार हूँ। मुझे कोई खाना, कोई फल अच्छा नहीं लगता। तुम खाया करना और मैं तुम्हें देखा करूँगा। लेकिन फौरन ही वो मुस्कुराने लगा। क्या हमाकत है, कोई और सुनता तो क्या कहता, यानी दूसरा खाया करे और मैं देखा करूं। नहीं सकीना, वैसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम यहीं रहो। सकीना के लिए कोई और जगह थी ही नहीं, चुनाचे उस प्रोफेसर के यहाँ ठहर गई। आई एम सॉरी, थोड़ा सा छूट गया है। वैसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम यहीं रहो। सकीना कुछ सोचने लगी। जी नहीं, मेरा मतलब है आप इस घर में अकेले हैं और मैं नहीं। बात यह है कि मैं ये सुनकर उसको कुछ ऐसा सदमा पहुंचा कि वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खो सा गया। जब बोला तो उसकी आवाज़ खोखली थी। मैं 10 बरस तक स्कूल में लड़कियां पढ़ाता रहा हूँ।
हमेशा मैंने उनको अपनी बच्चियां समझा। तुम एक और हो जाओगी। सकीना के लिए कोई और जगह तो थी नहीं, चुनाचा उस प्रोफेसर के यहाँ ठहर गई। वो 1 बरस और चंद महीने जिंदा रहा। इस दौरान बजाय इसके कि सकीना उसकी खबरगिरी करती, उल्टा वो जो कि बीमार था उसके आसाइश व आराम पहुंचाने में कुछ इस बेकली से मसरूफ़ रहा, जैसे डाक जाने वाली है और जल्दी जल्दी ये ख़त में जो बात उसके जहन में आती है लिखता जा रहा है। उसकी इस तवज्जो ने सकीना को जिस तवज्जो की ज़रूरत थी चंद महीनों में निखार दिया। अब प्रोफेसर उससे कुछ दूर रहने लगा, मगर उसकी तवज्जो में कोई फ़र्क न आया। आखिरी दिनों में अचानक उसकी हालत ख़राब हो गई। एक रात जबकि सकीना उसके पास ही सो रही थी, वो हड़बड़ा कर उठा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, सकीना सकीना। ये चीखें सुनकर सकीना घबरा गई। प्रोफेसर की धसी हुई आंखों में जो चिलबन सी हुआ करती थी मौजूद नहीं थी। अब एक अथाह दुख सकीना को उनमें नजर आया। प्रोफेसर ने कांपते हुए हाथों से सकीना के हाथ पकड़े और कहा, मैं मर रहा हूं, लेकिन इस मौत का मुझे दुख नहीं, क्योंकि बहुत सी मौतें मेरे अंदर वाक़ हो चुकी हैं। तुम सुनना चाहती हो मेरी दास्तां? जानना चाहती हो मैं क्या हूं? सुनो। एक झूठ हूं, बहुत बड़ा झूठ। मेरी सारी जिंदगी अपने आप से झूठ बोलने और फिर उसे सच बनाने में गुजरी है। उफ, कितना तकलीफ दे वो गैर फितरी और गैर इंसानी काम था। मैंने एक ख्वाहिश को मारा था, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि उसके कत्ल के बाद मुझे और बहुत से खून करने पड़ेंगे। सकीना, ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ फलसफियाना बकवास है। सीधी बात यह है कि मैं अपना कैरेक्टर ऊंचा करता रहा और ख़ुद इंतहाई पस्तियों के दलदल में धंसता चला गया। मैं मर जाऊंगा और ये कैरेक्टर, ये बेरंग फुरेरा मेरी खाक पर उड़ता रहेगा। वो तमाम लड़कियां जिन्हें मैं स्कूल में पढ़ाया करता था कभी मुझे याद करेंगी तो कहेंगी, एक फरिश्ता था जो इंसानों में चला आया था। तुम भी मेरी नेकियों को नहीं भूलोगी। लेकिन हकीकत यह है कि जब से तुम इस घर में आई हो, एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारी जवानी को दुस्दीदा निगाहों से न देखा हो। मैंने तसव्वुर में कई बार तुम्हारे होठों को चूमा है, कई बार मैंने तुम्हारी बाहों पर अपना सर रखा है, लेकिन हर बार मुझे उन तस्वीरों को पुर्जे पुर्जे करना पड़ा है। फिर उन पुर्जों को जलाकर मैंने राख बनाई कि उनका नामो निशान तक बाकी ना रहे। मैं मर जाऊंगा। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि अपने उस ऊंचे कैरेक्टर को एक लंबे बांस पर लंगूर की तरह बिठा देता और डुगडुगी बजाकर लोगों को इकट्ठा करता कि आओ देखो और इबरत हासिल करो। इस वाक़े के बाद प्रोफेसर सिर्फ 5 रोज़ जिंदा रहा। सकीना का बयान है कि मरने से पहले वो बहुत खुश था। जब वो आखिरी सांस ले रहा था तो उसने सकीना से सिर्फ इतना कहा, सकीना, मैं लालची नहीं। जिंदगी के ये आखिरी 5 दिन मेरे लिए बहुत है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो ये थी आज की कहानी 5 दिन। कल फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त।